व्यवस्था के। क्यों गए? आपने जो कहा कि 13-13 साल की बच्चों के हाथ में बंदूक गया, क्यों गया? क्या कारण है? इसका ही कारण जानने उनका दमन है, उनका शोषण है। किस तरह का दमन है? सभी तरीके का दमन, शारीरिक दमन भी होता है। कौन करता है? व्यवस्था के लोग ही करते हैं। व्यवस्था के लोग मतलब कौन? आपके अधिकारी लोग, आपके बड़े बड़े लीडर्स, उसमें सभी शामिल हैं। पुलिस भी शामिल है? हो सकता पुलिस भी पूरी शामिल है, सभी लोग शामिल है। अभी बच्चे लैट्रिन कर रहे हैं, वहां लाल लाल लैट्रिन होती है। आपको झाड़ हरे नहीं दिखेंगे, लाल दिखेंगे। 150 किलोमीटर तक के परिंदे नहीं है वहां, जानवर आना बंद कर दिए। वो छोड़ दीजिए आप, उसके बावजूद भी आपका जो वहां का जो गाड़ियां चलती है, वहां के जो बाकी, इससे कई लोग मारे गए, एक्सीडेंट्स हो रहे। और आपको मिल क्या रहा? आप देश को क्या दे रहे हैं बताइए? चलो विकास के नाम पे बात कर रहे हैं, आप निजी कंपनियों के द्वारा वो उत्खनन करा रहे, वो निजी कंपनियों का लाभ हो रहा है। सरकार को क्या मिल रहा है? सरकार को केवल 11% रेवेन्यू मिल रही है उससे, और पूरी 91% रेवेन्यू वो लोग लूट के लेके जा रहे हैं। आदिवासियों के हिस्से में क्या आया है? सरकार थी। मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ, ये माइनिंग तो अभी आई, इसके पहले गढ़चिरौली में बाबा आमटे थे जी। बाबा आमटे उसी व्यवस्था में थे, वही कानून व्यवस्था है, वही गवर्नमेंट है, वही सब कुछ है। वहां बाबा आमटे जी का विकास हो सकता है, आदिवासियों का क्यों नहीं हो सकता जी? क्यों नहीं हुआ? उनको मैक्से अवार्ड मिल सकता है, उनकी रेवेन्यू ट्रांसफर हो सकती है, उनके पास जमीनें आ सकती है, उनकी संस्था का डेवलपमेंट हो सकता है। सबसे ज्यादा लड़ने वाले आदिवासी अंग्रेजों से, गोलियां खाने वाले आदिवासी, उनको उनका तो इतिहास भी नहीं लिखे आप लोगों। उनको आपने इस देश का इतिहास का हिस्सा भी नहीं बनने दिया। उनके इतिहास लिखते वक्त आपको सिर्फ सावरकर का इतिहास मालूम है, टंटे भिल का इतिहास क्यों नहीं मालूम? बाबूराव शर्मा का इतिहास क्यों नहीं मालूम? राघोजी मांगरे का इतिहास क्यों नहीं मालूम? बिरसा मुंडा का इतिहास क्यों नहीं मालूम? जब इनका इतिहास आता है तो देश में बाकी लोगों का जो इतिहास है बिल्कुल सुनने की तरह। उनके रिजर्वेशन को चुरा रहे हैं, उनकी जमीनों को चुरवा रहे हैं, उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार होता है, उनकी बच्चों को बेचने की प्रथा खड़ी कर दी है। आदिवासी क्षेत्रों में क्या हो रहा है? डेवलपमेंट के नाम पर हर जहां पे कुपोषण है वही ब्लड कैंप्स होते हैं। 800 रुपए में वो लोग खून बेचते हैं अपना। आपका सिस्टम बोलता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि खाना खाएगा तो खून बनेगा, लेकिन व्यवस्था बोलती है खाना होना तो खून देना पड़ेगा। बीजेपी ने अगर आपको ऑफर कर दिया राज्यसभा के लिए तो आप जाओगे? हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बीजेपी ने राष्ट्रपति भी बनाया है। हाँ। उसकी क्या हाल है वो राष्ट्रपति के? इतना अपमान किसी का होता, मैं सुसाइड कर लेता था अगर मेरे साथ ऐसा होता। मैं ये पूछ रहा हूं, मोहन भागवत जा सकते हैं राम मंदिर के उद्घाटन के समय, देश की राष्ट्रपति क्यों नहीं जा सकती है? मोदी जी जा सकते हैं तो राष्ट्रपति क्यों नहीं जा सकते? इस देश का न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में आपने वहां की राष्ट्रपति को नहीं खड़ा किया। आप हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनने देना चाह रहे हो, झूठ बोलते हो आदिवासियों के साथ में। जब आदिवासियों के खिलाफ में से बिल निकालते हो तो उस राष्ट्रपति को मजबूर करते हो कि तुम साइन करो इस पर। बीजेपी ने अगर आपको ऑफर कर दिया राज्यसभा के लिए तो आप जाओगे? हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बीजेपी ने राष्ट्रपति भी बनाया है। हाँ। उसकी क्या हाल है वो राष्ट्रपति के? इतना अपमान किसी का होता, मैं सुसाइड कर लेता था अगर मेरे साथ ऐसा होता। मैं ये पूछ रहा हूं, मोहन भागवत जा सकते हैं राम मंदिर के उद्घाटन के समय, देश की राष्ट्रपति क्यों नहीं जा सकती है? मोदी जी जा सकते हैं तो राष्ट्रपति क्यों नहीं जा सकते? इस देश का न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में आपने वहां के राष्ट्रपति को नहीं खड़ा किया। आप हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनने देना चाह रहे हो, झूठ बोलते हो आदिवासियों के साथ में। जब आदिवासियों के खिलाफ में से बिल निकालते हो तो उस राष्ट्रपति को मजबूर करते हो कि तुम साइन करो इस पर। आप एक बात करके एक कल्पना डाल के लोगों के दिमाग को झंझोड़ के आप बोल रहे हो राम राज्य राम राज्य। अरे राम राज्य की भी बात आप संवैधानिक राज्य में कर पा रहे हो, संविधान है करके राम राज्य की बात कर पा रहे हो। संविधान नहीं होता तो कौन कर पाता? संविधान है तो बुद्धमय भारत की बात कर सकते हो, संविधान है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कर सकते हो, अपने अधिकारों की बात कर सकते हो। संविधान है करके ईवीएम की बात चल रही है। संविधान नहीं होता तो ईवीएम की बात होती क्या? अरे सीधा दिख रहा है आपके नजर के सामने कि आपका वोट कोई भी किधर भी डाइवर्शन हो सकता है। ये कैसा लोकतंत्र है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है
और विश्व का सबसे कमजोर लोकतंत्र भी भारत में है। देश में आदिवासियों की क्या स्थिति है ये जानने की कोशिश हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। हमारे साथ बिरसा ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश पेंदाम जी है, जिन्होंने समय समय पर सरकार को चेताने की कोशिश की है, सरकार को आदिवासी के जो सवाल है वो बताने की कोशिश की है। सतीश जी हमारे साथ है। सर, स्वागत है नागपुर समय में आपका। सर, ये इस वीडियो के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि देश में आदिवासियों की स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ हो गया, गढ़चिरौली हो गया, सुरजागढ़ हो गया, या फिर आप कह लीजिए कि झारखंड में जो फिलहाल राजनीति माहौल चल रहा है, इन सारी स्थितियों में आदिवासी कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखिए, आदिवासी ऐसी व्यवस्था में सरवाइव नहीं कर पा रहा है, ना ही पॉलिटिकली सरवाइव कर रहा है। वो राजनीतिक रूप से भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, सामाजिक रूप से भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, संवैधानिक रूप से भी वो खड़ा नहीं हो रहा है, और आर्थिक रूप से भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। इन्होंने आदिवासियों के प्रति एक अलग पॉलिसी अडॉप्ट करके रखी है। संविधान के खिलाफ जाके आदिवासियों के खिलाफ में काम करने की जो रणनीति है, ये सरकार ने अडॉप्ट करके रखी है। और तकलीफ इस बात की है कि पूरा विपक्ष के जो बाकी लोग हैं वो भी चुपचाप देख रहे हैं, वो आदिवासियों के संघर्ष का हिस्सा नहीं बन पा रहे। ये एक प्रॉब्लम है। कुछ लोग हैं जो गिने चुने लोग हैं जो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कंडीशन ऐसी है कि विपक्ष आदिवासियों के प्रश्न पर बात करने से कतरा रहा है, क्योंकि उसी कॉरपोरेट से विपक्ष के भी संबंध है, और उसी कॉरपोरेट आज सत्ता को चला रही है। वो सत्ता से उसके बहुत घनिष्ठ संबंध है, और वो कॉरपोरेट की खुली लूट इस देश में चल रही है। अभी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाई जिसको आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडेड 1980 बोलते हैं। 2023 में एक्ट बनाए। ये गैर संवैधानिक कानून है। संविधान को ताक में रख के ये कानून बनाया गया। आदिवासियों के ग्राम सभा के अधिकार खत्म कर दिए, 5वीं अनुसूची के अधिकार खत्म कर दिए। उनके जो फॉरेस्ट राइट्स थे, जिसके तहत वो जमीन और वहाँ के वन उपजों का उपयोग अपने जीवन के लिए कर सकते थे, वो भी राइट्स इन्होंने खत्म कर दिए। इससे बड़ी बात यह है कि इन्होंने वनों की ही परिभाषा बदल दी, वन की ही परिभाषा बदल दी, फॉरेस्ट की ही परिभाषा बदल दी। दूसरी तरफ एक ऐसा कानून जो मैंने इसके पहले भारत के किसी अमेंडेड एक्ट में मैंने नहीं देखा। इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि भाई जहां जहां हमको जरूरत पड़ेगी आदिवासी और जंगल क्षेत्र में, वहां वहां हम आर्मी के वो कैंप्स बनाएंगे। और आदिवासी क्षेत्रों में कैंप्स बनाने की क्या जरूरत पड़ी? आदिवासियों के सामने पुलिस को खड़ा करने के बजाय मिलिट्री को आपने खड़ा किया। इसका मतलब यह है कि आप संवैधानिक व्यवस्था के बजाय युद्ध जैसी स्थिति निर्माण करने की कंडीशन में आदिवासियों को झोंक दिया गया। आदिवासी वो सेक्टर है जिसको देश का प्रधानमंत्री नहीं मालूम है, ऐसे भी लोग हैं आदिवासियों में। आज उसको आपने आर्मी के सामने खड़ा कर दिया। इसका मतलब साफ है, आप देश में एक सिविल वॉर की तरफ आदिवासियों को झोंक रहे हैं। युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है आपने। देश की 38 से 46% आर्मी जो है आज ट्राइबल बेल्ट में आप लोगों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस और फोर्सेस आपको आदिवासी क्षेत्रों में दिखाई देंगे। क्या चल रहा है? तो वहां जबरन उत्खनन, और उत्खनन के नाम पर आपने क्या किया? डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया? उस उत्खनन से होने वाले जो साइड इफेक्ट्स है पर्यावरण पे, पानी, प्राणी, पक्षियों पे और आदिवासियों पे, आप उसके साइड इफेक्ट्स देखिए। लोगों को लंग्स कैंसर हो रहा है वहाँ पे। इतना ज़्यादा इन लोगों ने वातावरण दूषित, पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप रह नहीं सकते हो। मैं आप पूरे पत्रकारों को मेरा यह है कि आप लोग इतना अच्छा इंटरव्यू लेते हो लोगों का, यहाँ से बात करते हो, 3 दिन के लिए रुक के बताइए मेरे को सुरजागढ़ पर प्रीमाइसेस में, आपको समझ में आ जाएगा। 3 दिन के लिए हंसदेव में जाइए, क्या चल रहा है देखिए। 400 साल के झाड़ थे, 20,000 से ज़्यादा झाड़ इन्होंने काट डाले। अब 2 लाख झाड़ काटने की बात कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं भाई? वो झाड़ आप लगा सकते हो क्या? आपके माइनिंग की जो कीमत है उससे बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी आने वाले समय में, अगर आप पर्यावरण के साथ इतना खेल करो। आदिवासियों को तो आपने आदमी समझे ही नहीं, उनको नागरिक नहीं समझ रहे, इसलिए आप उनके संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार कर रहे हो। अगर आप उनको नागरिक समझते तो संवैधानिक अधिकारों के साथ में उनको जोड़ के देखते। आप आदिवासियों को दुश्मन जैसा ट्रीट कर रहे हो।
हमारे लोग हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आदिवासियों के साथ हो रहा क्या है। वास्तविकता में एक अलग टाइप की व्यवस्था खड़ी है। आदिवासी मुक्त भारत की तरफ लेके जा रहे हैं इस देश को, आदिवासी मुक्त भारत की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहूंगा पैरेलली, उसका मतलब ये है कि इनका जो हिंदू राष्ट्र है वो आदिवासी मुक्त भारत पे खड़ा है। जब तक कि आदिवासी रहेंगे इस देश में, वो दूसरा कोई उसका मालिक नहीं बन सकता है। आप राष्ट्र को कुछ भी बना दो, आप राष्ट्र को किसी भी धर्म से जोड़ लीजिए, लेकिन जमीन का कोई धर्म नहीं होता। जमीन में सिर्फ हक होता है, जमीन की कोई जात नहीं होती, जमीन का कोई धर्म नहीं होता। जमीन पे सिर्फ उसका अधिकार होता है जो उस जमीन का संरक्षण करता है, और वो जमीन का संरक्षण आदिवासियों ने किया है। इस देश की 65% जमीन आज भी उसके बुनियादी दावेदार आदिवासी है। ये देश आदिवासियों का है, ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको इस तरीके से देखा जा रहा है, उनको आदिवासी नहीं मानते। आप स्टेटमेंट देते हो कि भारत में आदिवासी नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, आदिवासी नहीं है, यानी आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है, और जो नागरिक नहीं है उनके संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस टाइप से आदिवासियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और हम इसके जब विरोध करते हैं तो हमको गैर संवैधानिक बोलते हैं, एंटी नेशनलिस्ट बोलते हैं, ये हमको नक्सलवादी बोलते हैं। नक्सलवादी इसलिए कहते हैं कि नक्सलवादी बोलने के बाद हमको मारने के लिए बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, उस पर कोई पूछताछ नहीं होगी। हम नक्सलवादी कैसे हो गए? ये तो देश के मालिक है, हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो नक्सलवादी हो गए। एक नक्सलवाद देश में एक बड़ी जटिल समस्या भी है। हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कई बार ऐसी खबरें आती है जहां पर फायरिंग पुलिस के ऊपर की जा रही है। गढ़चिरौली जैसे क्षेत्र में जहां पे ग्रामीण बेल्ट है, अहेरी, सिरोंचा, एटापल्ली, आलापल्ली जैसे क्षेत्रों में कई सारी घटनाएं हमने देखी है। तो कई बार ये भी सवाल उठते हैं क्योंकि वहाँ पर जाके लोग ये नहीं देखते कि वहाँ पे एक्चुअल स्थिति क्या है। जो खबरें वहाँ से आती है कि नक्सलवादियों ने पुलिस को मार दिया। नक्सलवाद आदिवासियों को अगर देखा जाए तो आदिवासी की जब तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं एक जहन में ये बात आता है कि जो ग्रामीण बेल्ट में है या फिर जंगल के बेल्ट में है, वहाँ पे कई लोग जो है नक्सलवादी बन जाते हैं। कहाँ से शुरुआत होती है इनकी नक्सलवादी की, और क्यों ये जो है खास तौर पर ग्रामीण भाग में नक्सलवाद की समस्या क्यों है, और ये खास तौर पे आदिवासी क्षेत्र में क्यों है? देखिए, पहली बात तो एक षड्यंत्र आप समझ लीजिए। नक्सलवादी आदिवासी हो सकता है, लेकिन आदिवासी नक्सलवादी नहीं हो सकता है। नक्सलवादी ब्राह्मण भी हो सकता है, नक्सलवादी दलित भी हो सकता है, नक्सलवादी ओबीसी भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। लेकिन आदिवासी नक्सलवादी, ये जो सोच, ये क्रिएशन है, ये एक षड्यंत्र है। पहले आदिवासियों को क्रिमिनल टाइप बोलते थे, क्रिमिनल टाइप बोल दिया आदिवासियों को तो उनको मारने का अधिकार है, उनको मारने के बाद किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होता था। उसी तरीके से नक्सलवादी बोलने के बाद किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होता। मेरे को बताइए, जो लोग सबसे दयनीय अवस्था में है, जिनको रहने को घर नहीं है, उनके घर इसके आपको यानी झाड़ियों के घर है, उनके घरों पर बांस के टुकड़े और ये पड़े बेचारे, वो उनको खाने को नहीं है, वो कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। उसके घर के बाजू आपने आर्मी लगा दी है। आप बोल रहे हो कि भैया ये नक्सलवादी है, ये नक्सल समर्थक है, और नक्सल समर्थक है यहाँ तक कि आप लोगों ने उसको बोला। उसका दोष ये है, ये नक्सलवाद का, पहले हम लोग ये देख लें कि ये नक्सलवाद का ओरिजिन कहाँ से होता है। उनका जो दमन है, उनसे जो डायलॉग है सरकार का, उनसे क्या संवाद है। जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं, उस व्यवस्था का आदिवासियों के साथ संवाद कैसा है, व्यवहार कैसा है, ये देखा जाता है। जब आप आदिवासियों के ही खिलाफ में लड़ रहे हो, आप आदिवासियों को ही ये कर रहे हो, उनके क्षेत्रों में पूरी मिलिट्री, एक तरफ मिलिट्री, दूसरी तरफ नक्सलवादी, और बेचारा आदिवासी जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है वो उनके बीच में फंस गया, सैंडविच बन गया। 13-13 साल की आदिवासी लड़कियों के हाथ में भी बंदूक चले गई है। उनसे क्या डायलॉग है इस व्यवस्था के? क्यों गया? आपने जो कहा कि 13-13 साल की बच्चों के हाथ में बंदूक गया, क्यों गया, क्या कारण है? इसका ही कारण जानने। उनका दमन है, उनका शोषण है। किस तरह का दमन है? सभी तरीके का दमन, शारीरिक दमन भी होता है। कौन करता है?
व्यवस्था के लोग ही करते हैं। व्यवस्था के लोग मतलब कौन? आपके अधिकारी लोग, आपके बड़े बड़े लीडर्स, उसमें सभी शामिल है। पुलिस भी शामिल है, हो सकता पुलिस भी पूरी शामिल है, सभी लोग शामिल है। अरे ऐसा कानून बना दिया आपने आसपा, जिसको आर्म्स फोर्स प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, आसपा करके। उसमें आप मिलिट्री ने अगर कुछ भी कर दी तो उसके खिलाफ में आप एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। मिलिट्री का जो शोषण है वो दिखाई नहीं देता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। मैंने अभी जो पिटीशन फाइल की गवर्नमेंट के खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ, उसमें हमने इस आसपा कानून के बारे में भी बताया कि भाई क्या होता है ये कानून, किस तरीके से इस कानून का लोग फायदा उठाते। आप मेरे को कहीं पे भी मार लेते, मेरी कहीं पे भी इज्जत लूट लेते, आप कहीं भी हमारा दमन कर लेते, हम आपके खिलाफ एफआईआर भी नहीं दर्ज कर सकते। वहां लोग भगवान से कम पुलिस से ज्यादा डरते हैं नक्सलवादी क्षेत्रों में, जाके देखिए आप। ये आपका एक वर्डिक्ट हो सकता है कि लोग पुलिस से डरते हैं। पुलिस का भी एक वर्डिक्ट है कि नक्सली जो है वो पुलिस को टारगेट करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? पुलिस को टारगेट करना, ये नक्सली और पुलिस के बीच का जो झगड़ा है, दो विचारधाराओं का झगड़ा है। वो लोग चाहते हैं कि भाई इस व्यवस्था से कुछ नहीं होगा, अपनी व्यवस्था आप लोग खड़ी करो। अच्छा, ये दो टाइप की सोच का झगड़ा है ये बीच में, कि भाई हम अपनी व्यवस्था खड़े करेंगे तो शोषण मुक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक सवाल मैं आपको रोक रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सुरजागढ़ की बात हुई, सुरजागढ़ में जब ये माइनिंग का जो प्लांट आया उसके बाद कई सारे घटना हमने गढ़चिरौली में देखी। कई सारे पुलिस को मार दिया गया, कई सारे ट्रक्स जो है जला दिए गए। ये सरकार का ये कहना है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है, माइनिंग से गढ़चिरौली जिले का विकास हुआ है। महाराष्ट्र में उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश भी हुआ है। सरकार का ये वर्डिक्ट है कि अगर आप ग्रामीण बेल्ट में या फिर आदिवासी बेल्ट में ऐसे माइनिंग की चीज़ लाओगे तो उसका डेवलपमेंट तो उनके ही लोगों को होगा, डेवलपमेंट वो आदिवासी लोगों के होगा। इसका विरोध क्यों? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं खुद जाके आया हूँ वहाँ से। जिन लोगों को रोजगार दिया गया है, ये जो रोजगार और विकास की बात कर रहे हैं, उनसे पूछो कि कितने लोग वहाँ गढ़चिरौली के काम कर रहे हैं और कितने लोग लेबर एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। वो रजिस्टर्ड लेबर भी नहीं है, उनको रजिस्टर्ड भी नहीं किया इन्होंने लेबर कमिश्नर के पास में, और उनको नौकरी करा रहे हैं 320 रुपए, 310, 350, 400 रुपए के इस पर उनको दिन में रोजंदारी कराते हैं, दिहाड़ी के तौर पर, दिहाड़ी जैसी है उससे ज्यादा। और उस जगह पे काम कर रहे हैं वो लोग, जिस जगह अब 1 साल के बाद में ऑटोमेटिक उनके शरीर में जो जाता है लंग्स के थ्रू, वो पूरी ऐसी बॉडी बन जाती है कि आपकी बॉडी वीक हो जाती है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। अभी बच्चे लैट्रिन कर रहे हैं, वहां लाल लाल लैट्रिन होती है, आपको झाड़ हरे नहीं दिखेंगे, लाल दिखेंगे। 150 किलोमीटर तक के परिंदे नहीं है वहां, जानवर आना बंद कर दिए। वो छोड़ दीजिए आप, उसके बावजूद भी आपका जो वहां का जो गाड़ियां चलती है, वहां के जो बाकी, इससे कई लोग मारे गए, एक्सीडेंट्स हो रहे, और आपको मिल क्या रहा? आप देश को क्या दे रहे हैं बताइए? चलो विकास के नाम पे बात कर रहे, आप निजी कंपनियों के द्वारा वो उत्खनन करा रहे, वो निजी कंपनियों का लाभ हो रहा है, सरकार को क्या मिल रहा है? सरकार को केवल 11% रेवेन्यू मिल रही है उससे, और पूरी 91% रेवेन्यू वो लोग लूट के लेके जा रहे हैं। आदिवासियों के हिस्से में क्या आया है? एक हॉस्पिटल नहीं आए, लेकिन उनको कैंसर हो रहा है, लंग्स कैंसर हो रहे हैं, दमन हो रहा है उनका, वो बैठे नहीं रह पाते, वो बराबर ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाते, बात नहीं करते, उनकी बात करने का टोनिंग 6 दिन बाद बदल जाता है। इस पर कोई खुलेआम पूरे देश को दिख रहा है, ये सब देख रहे हैं, लेकिन हिम्मत कोई नहीं करता है। जो बोलता है उसके ऊपर आप लोग ये कर लेते हैं। ये दमन है जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोमिट नहीं करती। ये लोग बोलते हैं कि जन सुनवाई हम लोग कर रहे हैं, मैं चाहता हूं हाईकोर्ट के सामने जन सुनवाई वहां के लोगों की हो जाए, वहां की जनता को बुलाया जाए, वहां की ग्राम सभाओं को हाईकोर्ट के सामने बुलाया जाए और सबके सामने उसकी जन सुनवाई करिए, आपको पता चल जाएगा वास्तविकता क्या है। वहां के जन समूह के मर्जी के खिलाफ हो रहा है। कि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक आदिवासी हूं, मैं इस कम्युनिटी में पैदा हुआ हूं, मेरे को दर्द होता है, मैं देश भर घूमता हूं मेरे लोगों के लिए, मैं उनको लोकतांत्रिक प्रभाव में ला के लड़ना, अपने अधिकारों के लिए हम लोग वो लड़ाई के लिए मूवमेंट चला रहे। हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। वो जन सुनवाई के नाम पे क्या हो रहा है? उनको पिटीशन कौन सी हाईकोर्ट में डाल के कोई दूसरा ही जाता है
जिसका कोई लेना देना नहीं है वो वहां से सुरजागढ़ से, वो पिटीशन डाल देते, विड्रॉल करा लेते या तो रिजेक्ट करवा लेते। उनको बेचारों को मालूम भी नहीं रहता कि उनके बदले आके कोर्ट में कौन खड़ा हो गया है। ऐसी तो व्यवस्था है। अब ये व्यवस्था है, व्यवस्था में सरकार का अहम जो है रोल होता है। इसके पहले हमने देखे कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ जी, ये माइनिंग तो अभी आई, इसके पहले गढ़चिरौली में बाबा आमटे थे जी। बाबा आमटे उसी व्यवस्था में थे, वही कानून व्यवस्था है, वही गवर्नमेंट है, वही सब कुछ है। वहाँ बाबा आमटे जी का विकास हो सकता है, आदिवासियों का क्यों नहीं हो सकता जी? क्यों नहीं हुआ? उनको मैक्से अवार्ड मिल सकता है, उनकी रेवेन्यू ट्रांसफर हो सकती है, उनके पास जमीनें आ सकती है, उनकी संस्था का डेवलपमेंट हो सकता है। गैर आदिवासियों का डेवलपमेंट गढ़चिरौली में बहुत अच्छा होगा, आदिवासियों का क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता, क्या कारण है? नहीं, मैं यही आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस पर चर्चा तो शुरू हो, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर वहां पर गए हो, आप उस बेल्ट में गए आप हो। खुल के चर्चा करिए। हाँ। जितनी एनजीओस चल रही है, हाँ। वो आदिवासियों के नाम पर केवल रेवेन्यू कमा रही है। गवर्नमेंट सर्वेंट से ज्यादा आज एनजीओस कमा रहे हैं, सिर्फ बता के कि भाई आदिवासियों में वो अंधविश्वास है, आदिवासियों में कुपोषण है, आदिवासियों में ये लोकतंत्र के प्रति उदासी है, वो लोग लोकतंत्र के प्रति उदासीन है। ये सब चीजों के नाम पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये लोग खड़ा कर लेते हैं। देखिए आप जिस चीज के लिए कर रहे, कुपोषण के लिए इन्होंने इतना बड़ा इंटरनेशनल फंडिंग लाया, कुपोषण कम होने के बजाय बढ़ रहा है। आदिवासियों में व्यवस्था के प्रति गुस्सा बनते जा रहा है, उनको उसका फायदा मिल रहा है नक्सलवादियों को, क्योंकि उनका गुस्सा बन रहा है। आपका दमन कम नहीं हो रहा है, आपका शोषण कम नहीं हो रहा है, आपके लोग वहां पहुंचते नहीं है। आपकी योजनाएं ऐसी सड़ी गली योजनाएं आदिवासियों को देते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं, खुली लूट है ये। कोई योजना आती तो अधिकारी खुश होते हैं, आदिवासी खुश नहीं होते, ठेकेदार खुश होते हैं। क्या कारण है, मतलब वहां तक नहीं पहुंचने का कारण क्या? अरे पहुंचने ही नहीं देना चाहते हैं। सरकार में लोग ऐसे हैं जो आदिवासियों को राष्ट्रीय प्रवाह से बाहर रखना चाहते हैं। क्या कारण हो सकता है उसका? उनकी रणनीति है ये। सरकार तो कहती है कि हम हर देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना चाहते हैं। आदिवासी अगर वो अंतिम व्यक्ति है तो वहां तक विकास क्यों नहीं पहुंच रहा? सरकार ने तो योजना तो लाई है सरकार ने। आपने पूरे गढ़चिरौली को नक्सलग्रस्त घोषित कर दिया जी, बराबर, ठीक है। आज वहाँ का एक भी बच्चा नागपुर में आता है पढ़ने के लिए और वो बताता है कहाँ रहता है, तो गढ़चिरौली बोलता है तो किराए का घर नहीं मिलता उसको। आपने उसकी ऐसी इमेज बना दी है। किसने बनाया ये? उसको सर्टिफाइड किसने किया? नक्सलवादी क्षेत्र का है या नक्सल समर्थक है या कौन सर्टिफाई करता है? वहां पे विकास, जिस व्यवस्था में विकास, तुम्हारे पुलिस कमिश्नर्स के, पुलिस अधिकारियों के प्रमोशंस होते हैं, बड़े बड़े रेवेन्यू अधिकारियों के प्रमोशंस होते हैं, आदिवासी अधिकारियों के प्रमोशंस होते हैं, उनका डेवलपमेंट दिखाई देता है आपको। जिसके पास में 100 रुपए रोज कमा रहा है वो उस 200 रुपए रोज कमाने के बजाय 80 रुपए पे आ गया है। इस व्यवस्था के बारे में कोई बात नहीं करता। हम चाह रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल शेयर हो, लोकतंत्र में हमारी भागीदारी हो, हमारा इंटरवेंशन हो, हमारा हस्तक्षेप हो। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। लोग सिर्फ देखते हैं, गढ़चिरौली नाम सुनते हैं, गढ़चिरौली में बहुत सारी बातें करते हैं। एक सेंसिटिव रिपोर्ट अभी तक के गवर्नमेंट के पास नहीं है कि नक्सली वास्तविकता में क्यों बनते हैं, कौन बना रहा है। आपकी क्या आपकी पढ़ाई है, क्यों बनते हैं आदिवासी वो नक्सली क्यों बनते हैं? उनको व्यवस्था पर विश्वास नहीं होता, उनको ऐसा लगता है इस व्यवस्था से हमको कुछ नहीं मिलेगा, और वो फिर उस व्यवस्था का हिस्सा बनते जो व्यवस्था उनको बोलती है कि नहीं नहीं इससे कुछ नहीं, अपना बनाओ। व्यवस्था मतलब कौन सी व्यवस्था? सरकार, ये जो सरकार है वो व्यवस्था या फिर देश के संविधान की व्यवस्था जो वो मान्य नहीं कर रहे? जो सरकारी व्यवस्था है। हाँ, संविधान में विश्वास है उनका? क्यों नहीं है? हाँ, लगता तो यही है संविधान में विश्वास है। अगर लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है नक्सलियों का। हाँ, नक्सलियों का देश के लोकतंत्र पे और व्यवस्था पे विश्वास नहीं, संविधान पे है। लोकतंत्र देश के संविधान के कारण हम ये मानते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर आपका संविधान पे विश्वास है तो लोकतंत्र पे होना चाहिए। हाँ। और आपका लोकतंत्र पे विश्वास है तो व्यवस्था पे भी होनी चाहिए। हम लोग इस सोच के हैं। हम लोग जिस तरीके का वहां वातावरण देख रहे हैं, हम कोई नक्सली से बहुत खुश नहीं है जी, हम खुश नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त जब पूरा दमन ही शासन के द्वारा हो रहा है और वो आदिवासी देख रहा है, तो उसके पीछे जब अगर कोई ताकत आती है कि भाई तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं, हम वो खुद लड़ना चाहते हैं, फिर तो लोगों को ऐसा लगता है यार ये तो हमको
साथ नहीं दे रहा है, ये साथ दे रहा है। तो उसको लगता है नहीं ये मेरा साथी है, मेरी लड़ाई का ये साथी है। लोग ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं, कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो ताकत तो है, वो लोगों की एक गुस्सा रहता है व्यवस्था के प्रति। नहीं, अगर आप कोई मांग करते हो और वो संवैधानिक दृष्टिकोण से मांग कर रहे हो, तो उसमें हथियार उठाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति, अगर आपके ऊपर दमन हुआ है, आप यही नहीं कह सकते कि सिर्फ ग्रामीण भागों में या आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह से चीज होती है। शहर एरिया में भी कई लोगों के साथ दमन होता है, कई लोगों के शोषण किया जाता होगा, बहुत चीजें होती है। क्या उन्होंने भी बंदूक उठा लेना चाहिए? ऐसा मैं ये मानता हूँ कि भाई बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती है अगर व्यवस्था अच्छे से रहे। और बंदूक उठाना ये आदमी की जरूरत ही नहीं है लोकतंत्र में। वहां पे परिस्थिति ऐसी है कि उसका कोई साथ नहीं देता, वो अकेले हो जाते हैं आदिवासी, दोनों तरफ से अकेले हो जाते हैं, इधर से भी और उधर से भी। वो डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि आखिर मैं कहाँ खड़ा रहूं। आपको खड़े रहने के लिए एक जगह होती है, आपको जिंदा रखने के लिए एक सोच होती है। धीरे धीरे उस सोच का वो हिस्सा बनते चले जाते हैं। जी सतीश जी, एक सवाल नहीं तो भारत में सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक आदिवासी है। हाँ। सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष आदिवासी है। सबसे ज्यादा व्यवस्था का, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन आदिवासी करते हैं। आदिवासियों में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। माना कोई दहेज और फैज की बात होती है, हमारी माँ बहनें आधे कपड़े में भी अगर समाज में रही तो सुरक्षित होती है, उसका रेप नहीं होता है। इसको कल्चर बोलते हैं। इनको ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ा सकते आप, वो पैदाइशी ईमानदारी होती है, जनरेशन रहता हूँ, वो उनके जीन्स में है। वो मेहनत करके कमाने का ये करते हैं। कई आदिवासी आप देखोगे जब तक शरीर से पसीना नहीं निकलता रोटी को हाथ नहीं लगाते। आप पूछिए उनसे, आपको बताएंगे कि आप ऐसा क्यों करते, तो बोलते नहीं हमारे पूर्वजों ने बताया हुआ नियम है कि पसीना निकलने के बाद ही रोटी को हाथ लगाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है रोटी पर। ये सोच के व्यक्ति वो एक झाड़ काटते हैं तो 10 झाड़ लगाते हैं। वो कल्चर है आदिवासियों का, उस कल्चर को भी खत्म कर रहे आप। उनको नाम दे रहे वनवासी, उनको नाम दे रहे आप नक्सलवादी। वो नक्सलवादी है या नहीं है, लेकिन उसको टैग लगा दे रहे आप। मैं पहले ही बोला कि नक्सलवादी आदिवासी हो सकता है, आदिवासी नक्सलवादी नहीं हो सकता। और जो लोग वहां लड़ रहे हैं उनको भी घुसने नहीं देते आप। सुरजागढ़ बहुत दूर नहीं है नागपुर से, 200 किलोमीटर 260 किलोमीटर पे है, लेकिन उसकी पिटीशन नागपुर हाईकोर्ट में नहीं आ पाती है। क्या समझते हैं आप इससे, उनके डेवलपमेंट के बारे में? जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को भी नहीं उठा पा रहे, इस बारे में आप लोग क्यों नहीं सोचते? क्यों नहीं यहाँ के बाकी लोग मिलकर जनहित याचिका दायर करते? अगर हमारा सबके प्रति संवेदना है तो फिर आदिवासियों के प्रति क्यों नहीं है संवेदना? जी मैं आपकी भावना समझ गया। अब एक सवाल ये है कि आपने जो ये समस्या आदिवासी की बताई, अब लोग हैं समस्या बताते ही है, आप क्योंकि लोगों में रह रहे हो, आप पूरे देश में नेतृत्व कर रहे हो बिरसा ब्रिगेड का, तो क्या सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन हो सकता है आदिवासी के विकास का? कैसे आदिवासी जो है देश के प्रभाव में आ सकता है, विकास के प्रभाव में आ सकता है? क्या सॉल्यूशन आपके पास है? बेसिक ये है कि जब तक कि उसका शेयर, उसका पार्टिसिपेशन, उसका हस्तक्षेप बढ़ेगा नहीं इस व्यवस्था में, तब तक के उसको इस मेन स्ट्रीम की खुशबू नहीं आएगी। वो मेन स्ट्रीम में आने के लिए आपको उसकी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। उसकी प्रश्नों का हल इस व्यवस्था के अंतर्गत निकलना चाहिए। अगर उसके प्रश्नों का हल इस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं निकल पाता है, यानी वो जब आपको किसी मेडिसिन से, किसी दवाई से रिलीफ मिलेगा, तो समझ लीजिए आप फैमिलियर हो गए उस दवाई से। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से उनको रिलीफ मिलना शुरू होना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं आपसे। इस देश में 70% प्रोजेक्ट्स आदिवासियों की जमीन पर हुए हैं। इस देश में 70% पॉपुलेशन आदिवासियों का विस्थापित हुआ है, जिसमें से 60% लोगों को ही इन्होंने मुआवजा दिए, बेचारों का रिहेबिलिटेशन हुआ है। इतनी बड़ी कीमत देश में किसने चुकाया? सबसे ज्यादा लड़ने वाले आदिवासी अंग्रेजों से, गोलियां खाने वाले आदिवासी,
उनका तो इतिहास भी नहीं लिखे आप लोगों ने। उनको आपने इस देश का इतिहास का हिस्सा भी नहीं बनने दिया। उनके इतिहास लिखते वक्त आपको सिर्फ सावरकर का इतिहास मालूम है, टंटे भिल का इतिहास क्यों नहीं मालूम, बाबूराव शर्मा का इतिहास क्यों नहीं मालूम, राघोजी मांगरे का इतिहास क्यों नहीं मालूम, बिरसा मुंडा का इतिहास क्यों नहीं मालूम। जब इनका इतिहास आता है तो देश में बाकी लोगों का जो इतिहास है बिल्कुल सुनने की तरह दिखता है। आदिवासी वास्तविकता में इस देश के लड़ने वाले लोग हैं। जिन्होंने लड़ा बेचारे उन्हीं को साइडलाइन आप लोगों ने कर दिया। उनके रिजर्वेशन को चुरा रहे हैं, उनकी जमीनों को चुरा रहे हैं, उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार होता है, उनके बच्चों को बेचने की प्रथा खड़े कर दी है। आदिवासी क्षेत्रों में क्या हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पर, हर जहां पे कुपोषण है वही ब्लड कैंप्स होते हैं। 800 रुपए में वो लोग खून बेचते हैं अपना। आपका सिस्टम बोलता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि खाना खाएगा तो खून बनेगा, लेकिन व्यवस्था बोलती है खाना होना तो खून देना पड़ेगा। तो खून बेच के जिंदा है वो लोग, उनके सर्वाइवल पे क्या बात करेंगे। इनके पास तो ये भी मालूम नहीं है कि आदिवासी करेगा क्या। मैं आपसे पूछता हूँ, 70% आदिवासी लोग गड्ढे खोदने का काम करते हैं। यहाँ पर संडास साफ करने का काम भी गवर्नमेंट सर्विस का हिस्सा है। ये गड्ढे खोदने का काम करते, अभी गड्ढे खोदने की भी मशीनें निकल गई है। ये लास्ट काम है, हमाली करना, यानी इस व्यवस्था का सबसे आखिरी डिफिकल्ट काम है। अगर वो डिफिकल्ट काम भी उसके हाथ से छिन गया, वो जिंदा कैसे रहेगा, इस पे बात करो। आपको भगवानों के सवाल खड़े कर रहे हैं, आप भगवानों को घर दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप भगवान राम को किसी की जरूरत है क्या? उसको किसी घर की जरूरत है क्या? वो मुद्दा बन सकता है। ये सुरजागढ़ का मुद्दा आरएसएस के ऑफिस से कितना दूर है? सुरजागढ़ मेडिकल कितना दूर है? जब देश की बात करते तो खुलेआम इस पर बात करो। यहां आरएसएस को नहीं लगता क्या कि उनका शोषण हो रहा है? सही में आरएसएस आदिवासियों के पक्ष में है क्या? अगर सही में आदिवासियों के पक्ष में है तो इसकी बात होनी चाहिए। जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो आदिवासियों के लिए लड़ने के लिए तैयार है क्या? उनके प्रश्नों के साथ क्यों बनते वो नक्सलवादी? यही लोग साथ में रहते तो नक्सलवादी बन पाएंगे क्या? क्या जरूरत है उनको नक्सलवादी बनने की? कोई साथ तो दे उनको। आप यहां से बैठ के राम मंदिर की बात करता है आरएसएस, नागपुर में बैठ के अयोध्या की बात करता है, नागपुर में बैठ के सुरजागढ़ की बात क्यों नहीं करते? कांग्रेस के भी वही लोग हैं। ये लोग भी कॉर्पोरेट्स के खिलाफ बात करने से डर रहे हैं। हमको विश्वास तो हो कि किसके पास जाए हम। इसलिए हमने तय किया कि भाई हमने आज तक के कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस की गवर्नमेंट हमारे वजह से बनी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, और अभी इस बार भी हमारी नाराजगी से ही इनकी गवर्नमेंट नहीं बनी। आदिवासी एक्टिव नहीं हुए, बिरसा ब्रिगेड एक्टिव नहीं हुआ करके आज ये हाल हुआ है। अरे आप बीजेपी से लड़ सकते हो, बीजेपी को कांग्रेस जीत सकती है, इंडिया गठबंधन जीत सकता है, आरएसएस को कैसे जीतेगा? क्योंकि इलेक्शन तो बीजेपी और आरएसएस दोनों लड़ते हैं। इनके पास कैडर कहां है? ये लड़ाई लड़ने के लिए बिरसा ब्रिगेड ने काम किया। आज हम जो बात कर रहे हैं, हमने तय किया है कि 1 लाख सेंट्रल इंडिया के जो कैडर्स हैं हमारे, हम उनको काम से लगाएंगे। हमारे यहाँ पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है हमारे पास। हमारे लड़के बेचारे नौकरी कर रहे हैं, यानी ऐसा बहुत सारा बिजनेस ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारे यहाँ डॉक्टरी एमबीबीएस करके लड़का काम कर रहा है, भूखे रह रहा है, इंजीनियरिंग करके आके काम कर रहा है। हमारी हालत तो बहुत अलग है। आदिवासी चंदा भी नहीं दे सकते, हम वो सेक्टर पे काम कर रहे हैं। हमारे कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो अपनी सर्विस का पैसा ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं, आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, वनवासी कल्याण आश्रम को दे रहे हैं। जो हालत आदिवासियों के है वो किसी के नहीं है। इसलिए हम बहुत सेंसिटिव है हमारे प्रश्नों को लेकर। हम खुलेआम देख रहे हैं हमारी आदिवासी समाज को लूटा जा रहा है, उसका दमन हो रहा है, खुलेआम देखा जा रहा है, लेकिन सब खामोश है। बड़ी बड़ी लोकतंत्र की बात करते, राष्ट्र सेवा की बात करते, ये राष्ट्र सेवा है क्या? जी, अभी आपने बात करते करते अपनी नाराजगी कांग्रेस से जाहिर की, लेकिन अभी आपका एक खबर ये भी है कि आपने कांग्रेस से महाराष्ट्र में एक लोकसभा सीट की मांग की। नाराजगी भी है और लोकसभा नहीं, हमने राज्यसभा मांगे। सांसद के लिए आप जो मांग रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेशन हमारा होना चाहिए अपर हाउस में।
इसलिए हमने मांगे। आपने, कांग्रेस ने हमेशा वो लोगों को बांटा है, सेलेक्ट नहीं किया है। हम अपनी कम्युनिटी के हिसाब से, हमारे प्रश्नों के हिसाब से बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस ने बांटा है तो उनसे मांगनी क्यों कर रहे हो फिर? हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनका साथ दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं कि भाई एक बार हमारे को अपॉर्चुनिटी दे सकते क्या आप। कांग्रेस का इतिहास रहा है सर कि आपकी कम्युनिटी का यूज कर लेते हैं, और अगर फिर राज्यसभा जैसे सीट देना हो या फिर लोकसभा जैसी सीट देना हो तो एक विशिष्ट प्रवर्ग को देते हैं। ये आपको ही पता है, हमको ही पता है। बावजूद इसके आपकी ये मांग कहाँ तक जायज है? पहले किसी आदिवासी संगठन ने ये बात नहीं की। अभी ये बिरसा ब्रिगेड, हमारी नई जनरेशन है, ये बात कर रही है। हमने एक एक्सपेरिमेंट बताया इनको, इनकी जो ईगो थी वो उसका प्रदर्शन हुआ, और ईगो की वजह से कांग्रेस के बुरे हाल हुए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी से जीत रही थी, आरएसएस से हार गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी को जीत सकती थी, आरएसएस से ही हार गई। और पूरे देश में भी यही होगा, ये बीजेपी को जीत सकते हैं, आरएसएस को नहीं जीत सकते। अभी तक के सोशल ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेशन करना था इंडिया गठबंधन ने, क्योंकि ये लड़ाई संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और चंद रूम में, ऐसे बंद रूम में बैठकर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ले रहे, प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहे। महाराष्ट्र की बात लीजिए, 21 लोकसभा सीटें हैं जहां आदिवासियों के वोट 1.5 लाख के ऊपर है। हम डिसाइडिंग है, वहां की लोकसभा सीट देते वक्त हमसे पूछो ना आप कि किसको देना है। हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो हम आपका साथ क्यों देंगे? हमको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे आप, हम क्यों साथ देंगे आपका? हम सिर्फ एक बात रखें कि भाई राज्यसभा आदिवासियों को मिलनी चाहिए। आप नहीं देंगे वो बात अलग है, इसका मतलब आपने इग्नोर किया। बीजेपी ने अगर आपको ऑफर कर दिया राज्यसभा के लिए तो आप जाओगे? हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बीजेपी ने राष्ट्रपति भी बनाया है। हाँ। उसके क्या हाल है वो राष्ट्रपति के? इतना अपमान किसी का होता, मैं सुसाइड कर लेता था अगर मेरे साथ ऐसा होता था। मैं ये पूछ रहा हूं, मोहन भागवत जा सकते हैं राम मंदिर के उद्घाटन के समय, देश की राष्ट्रपति क्यों नहीं जा सकती है? मोदी जी जा सकते हैं तो राष्ट्रपति क्यों नहीं जा सकती है? इस देश का न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में आपने वहां के राष्ट्रपति को नहीं खड़ा किया। आप हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनने देना चाह रहे हो, झूठ बोलते हो आदिवासियों के साथ में। जब आदिवासियों के खिलाफ में से बिल निकालते हो तो उस राष्ट्रपति को मजबूर करते हो कि तुम साइन करो उस पर। ये कैसी पॉलिटिक्स है भाई? जितने ब्राह्मण भाई है उनको सबसे ज्यादा सम्मान आदिवासी क्षेत्रों में मिला है। उसका मैं आपको जीता जागता उदाहरण दिया हूं अभी, डॉक्टर आमटे। आमटे जी को नागपुर के जिनके उनके जात भाई भी हो गए तो उतना साथ नहीं दिए होंगे जिन्होंने आदिवासियों ने दिया इतना साथ। आज हमको समझ में आ रहा है हमारे साथ कौन खड़ा है हमारी लड़ाई में। सर्वोच्च पद दे दिया है भारत में, पहले नागरिक है राष्ट्रपति के तौर पे, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो? कैसे सेटिस्फाइड रहेंगे? सर्वोच्च पद में बैठा के मेरा ये अपमान, इतना अपमान कि पार्लियामेंट की, इस देश के लोकतंत्र की जो मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर। देखो दो चीजें हैं, एक इस देश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर राम मंदिर और दूसरा लोकतंत्र का मंदिर। दोनों मंदिरों के उद्घाटन में वहां पे आदिवासी को नहीं बुलाया गया, सर्वोच्च पद होने के बावजूद। क्या इंडिकेट करते हैं आप इससे? अरे आप तो दिल से आदिवासी भी नहीं बोलते हो, आदिवासियों को वनवासी बोलते हो, जनजाति बोलते हो। खुल के आदिवासी तो बोलो। क्यों डर लग रहा है आपको? आपके कौन सी चीज को डर लग रहा है? कौन से अस्तित्व को डर लग रहा है आपके? ये हिंदुत्व की मूवमेंट चलाए। अब ब्राह्मण भाई भी तो बियर बार के सामने बेचारे चौकीदारी कर रहे हैं। क्या हिस्से में दिए तुमने उसके नाम पर, हिंदुत्व के नाम पे? उसके हिस्से में क्या है? जब वो वर्ग को नहीं आप न्याय दे सकते तो दूसरों को क्या न्याय देंगे? इसका मतलब साफ है कि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ जा रहे, पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था की तरफ आप लोग जा रहे। यहां पर धर्म और भगवान दोनों गिरवी रहते हैं। इस व्यवस्था में आप सर्वाइव नहीं हो सकते। आदिवासी का तो आप छोड़ ही दीजिए, हम लोगों को मालूम है अब जिंदा रहने की आदत हो गई। हमने सोच लिया कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और लड़ेंगे नहीं तो हम लोग जी नहीं सकेंगे। तो हम तो लड़ना और पढ़ना, लड़ना और बढ़ना, ये हमारी हमने प्रैक्टिस बना ली है। उसी को लेकर हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं। एक आखिरी संविधान हमारे लिए एक
इस देश में पर्याय है, लेकिन अब वो भी बदल रहा है, वो भी बदलने की तरफ जा रहा है। जितने संविधान में आर्टिकल नहीं है उतने अमेंडमेंट्स हो गए। मेरा आखिरी सवाल संविधान के ऊपर है। लोग कह रहे हैं कि देश में संविधान बदलने की बात हो रही है, बदल गया, खतरे में आदिवासी के तौर पर आपको क्या लग रहा है, बदल गया या फिर? मैं मान रहा हूँ संविधान बदल गया है, ये गलत बात कर रहे हैं। हाँ। इस बात से वो राम राज्य में आदिवासी, अगर राम राज्य होता तो आदिवासी की क्या स्थिति हो सकती है? राम राज्य आदिवासी को चाहिए या नहीं चाहिए? देखो, एक कल्पना है, इस देश में ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये राज्यों का एक यूनियन है, संघ है। वो संघ को बनाना यानी इतने लोगों को एक जगह बिठाना, ये संविधान से संभव है। अगर आपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, कितने लोग सहमत है आपसे? 43% पॉपुलेशन हिंदू राष्ट्र पे तुम्हारे तरफ इर्द गिर्द रहेंगी, उसमें से भी 22% पॉपुलेशन जो है वो बोलते हैं कि नहीं, सब धर्म संभाव होना चाहिए। आप एक बात करके, एक कल्पना डाल के, लोगों के दिमाग को झंझोड़ के आप बोल रहे हो राम राज्य, राम राज्य। अरे राम राज्य की भी बात आप संविधानिक राज्य में कर पा रहे हो, संविधान है करके राम राज्य की बात कर पा रहे हो। संविधान नहीं होता तो कौन कर पाता है? संविधान है तो बुद्धमय भारत की बात कर सकते हो आप, संविधान है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कर सकते हो, अपने अधिकारों की बात कर सकते हो। संविधान है करके ईवीएम की बात चल रही है अभी। संविधान नहीं होता तो ईवीएम की बात होती क्या? अरे सीधा दिख रहा है आपके नजर के सामने कि आपका वोट कोई भी किधर भी डाइवर्शन हो सकता है। ये कैसा लोकतंत्र है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विश्व का सबसे कमजोर लोकतंत्र भी भारत में है। किसकी भी गवर्नमेंट बन सकती है, आने वाले समय में अदानी और अंबानी बन जाएंगे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको मालूम है उनके पास कई इंजीनियर से, वो हैक कर लेंगे उसको। तो ये व्यवस्था किसके हाथ में जा रही है भाई? जी सर, यहीं पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि आदिवासी के कई सारे सवाल जो है वो आपने लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, उसका सॉल्यूशन भी आपने जो है लोगों को बताया कि किस तरह से हो सकता है। तो मैं एक छोटी सी बात आपके इंटरव्यू में बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। नहीं तो हर इंटरव्यू में एक नया ये निकलता है। आदिवासी माओवादी नहीं है। हाँ। आदिवासी अम्बेडकर फूलेवादी है। हाँ। वो समाजवादी हो सकता है। और एक नई कंसेप्ट आई है भी, आदिवासी बिरसावादी भी है। जी। क्योंकि हम जानते हैं बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता। जी। बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो गांधी जी इस देश में प्रेरित होकर भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाते। बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो इस देश की जमीन की सीमाएं तय नहीं होती। देश जमीन पे खड़ा है, हवा पे नहीं खड़ा है। इस जमीन की लड़ाई भी तय करने के लिए इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। दे आर द रियल फाइटर्स ऑफ, यानी रिवोल्यूशनरी फाइटर्स ये है रियल, जिन्होंने जमीन तय की है। जमीन की लड़ाई लड़ने का बताइए, एक उदाहरण दीजिए मुझे। कौन लड़ रहा था? 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी, और वो भी जमीन की। और उनके हिस्से में क्या आया बेचारों के? नक्सलवाद आया, भूखमरी आई, विस्थापन आया, शोषण आया, दमन आया, बेरोजगारी आई, इनकाउंटर होता है उनका। ऐसे कई फेक इनकाउंटर्स भी हो गए, उस पर कोई रिपोर्ट्स नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में कोई समाज है वो वेंटिलेटर पे है, हम लोग आईसीयू में हैं। हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी अटेंशन व्यवस्था का हमारी तरफ रहे जी। हमको जिंदा कैसे रहेंगे ये प्रश्न है हमारा भी। हम भूल गए इस देश के हम मालिक थे। आज हमारा आदमी राशन की कार्ड की बीपीएल कार्ड के लिए बेचारा कर्जा लेता है और वो बीपीएल कार्ड दलालों के पास से बनाता है। ये हालत है हमारी। हम क्यों नहीं बात करेंगे और हम क्यों सोचेंगे किसी आरएसएस के बारे में? हमको दिख रहा है हमारे आंखों के सामने कि हमारी इतनी बड़ी राष्ट्रपति बना है, एक लोकतंत्र का मंदिर और एक भगवान राम का मंदिर। भगवान राम को मुसलमान भी मानते हैं कई। भगवान राम यूनिक है, वो कोई किसी की जरूरत नहीं है। अगर वो भगवान है तो, भगवान नहीं है तो फिर वो किसी समुदाय के हो सकते हैं। और सही में अगर वो भगवान है तो सभी समुदाय के हो सकते हैं, क्योंकि भगवान का काम है उनका आशीर्वाद और उनका एक ताकत होती है। वो अगर भगवान राम ताकत है तो उसको कोई भी मान सकता है। तो उस जगह भी तुम लोगों ने भेदभाव किया। देश की राष्ट्रपति है, मामूली है क्या? उसको वहां पे भी आपने खड़ा नहीं किया, यहां पे भी खड़ा नहीं किया, तो उनको रबर स्टैंप बना रहे।
इतना अपमानित क्यों करते हो भाई? एक तरफ आप बड़े पद पे बिताते हो और हमारी औकात भी दिखा देते हो हमको। इस देश के मंदिर छोड़ो, अभी पता चल रहा है कि वो बुद्ध की प्रतिमाएं वहां मिली, अभी पता चल रहा है ज्ञान व्यापी में उल्टा वो स्वास्तिक मिला, ये सब तो सभी लोग बात कर रहे हैं। जिस दिन आदिवासी ये बात करने लग जाएगा ना, तो हर जमीन आदिवासियों की है, हर जमीन आदिवासियों की जमीन है, हर जमीन पर आदिवासियों के अवशेष मिलेंगे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अवशेष मिलेंगे। तब क्या करोगे आप? अभी आप मांग रहे हो, कल आदिवासी ने मांगना शुरू किया तो इस देश का कोई धर्म इसीलिए क्या आदिवासियों को उतना सक्षम किया ही नहीं जा रहा है, खत्म करने का प्लानिंग कर रहे हैं उनको। आप कल आगे चल के उन लोग अपने अस्तित्व की, अपने अधिकारों की बात ना करें, इसलिए उनको समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है जी। वैसे देखा जाए तो हम अभी हमारी आखिरी जनरेशन है, ऐसा मान के हम लोग लड़ रहे हैं। हमारी आखिरी जनरेशन को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है ये जी। हम कोशिश कर रहे हैं हमारी आने वाली जनरेशन को बचाने की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय नागपुर समय को दिया और जो बात आपके दिल में थी वो लोगों तक एज इट इज़ पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।